कैसा हो अगर फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर के पेपर में से 12 नंबर इस वीडियो में कवर करा दूँ। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो समझो आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर कंफर्म है। नमस्कार, सीताराम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ भी ख़राब है, वॉइस बिल्कुल डाउन है, बट फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 नंबर के कंटेंट को, केस बेस्ड स्टडी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 से। जैसा मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज भी चीज़ें बताई थी, 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग ने कमेटी से रिलेटेड लिया है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि वॉइस में इस बार थोड़ा सा लाउड नहीं बोलूँगा, नॉर्मल वॉइस रखूँगा। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कराने, आपके 12 नंबर जो है वो मुझे कवर कराते हुए चलना है आप लोगों के साथ। तो इसलिए बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, वॉइस को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर वो है, वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे, अर्जुन और रवि जो है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन है एक स्पोर्ट्स के, ठीक है ना। वो उन्होंने एक कमेटी जो है वो फॉर्म करी है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कुछ कमेटीज़ हैं, आप लोगों की बुक के अंदर भी दी गई हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। कौन सी ऐसी कमेटी है कि जो आपके गेस्ट और स्पेक्टेटर्स को क्या करती है, वेलकम करती है। तो जल्दी से इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है आप लोगों की रिसेप्शन कमेटी, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 जो है मैं सारे आंसर यहाँ पर आप लोगों को लिए लिखता चलूँगा, और साथ के साथ आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लियासीन विद प्रिंट मीडिया इज डैश द कमेटी। तो कौन सी होती है, वो होती है आप लोगों की पब्लिसिटी कमेटी, की जो आप लोगों को मीडिया तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, पब्लिश करती है टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, पब्लिसिटी कमेटी। थर्ड क्वेश्चन है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ, कौन सी कमेटी का। आप लोगों को पता है जब इक्विपमेंट से रिलेटेड बात आएगी तो कौन सी आएगी, वो है आप लोगों की ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। अब एक चीज़ और इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए इन्वॉल्व कर देता हूँ, वो आती है आप लोगों की किसके अंदर, प्री के अंदर। तो यहाँ पर प्री वाला पोर्शन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन। रूल्स और रेगुलेशन की बात आ गई है भाई, किससे रिलेटेड होती है, वो होती है आप लोगों की डिसिप्लिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का डिसिप्लिन आंसर, ठीक है ना। तो ये चारों को आप लोगों के कन्फर्म हो गए। साथ के साथ यहाँ पर आप लोगों को चॉइस मिल जाती है, केस बेस्ड स्टडी के अंदर आप लोगों को एक इंटरनल चॉइस मिलती है, तो आप लोग कोई सा भी ऑप्शन वहाँ पर कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखना, जब भी आप लोग अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखोगे तो वहाँ पर जो भी आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फोर्थ कर रहे हो तो उसका आंसर लिख कर आना। अगर इन केस अगर आप लोग और वाला कर आ रहे हो तो और करना, उसके बाद उसका आंसर लिखना। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ कॉम्पिटिशन इज टेकन बाय, किस कौन, इसका मतलब एक तरह से सिंपल सी बात है कि बोले क्रेडिट कौन लेगा, बोले सर टूर्नामेंट जो सक्सेस हुआ है उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक जने को ही जाता है, वो है आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना। जिन्होंने टूर्नामेंट का एक प्रस्ताव रखा है, जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा। तो इसी के साथ जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का किससे रिलेटेड है, फिक्सचर से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हुआ आया हूँ कि 4 नंबर में आप लोगों से फिक्सचर वाला क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको केस बेस्ड स्टडी में भी कर रहे हैं, और साथ के साथ हम लोग इसको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। इन केस अगर आप लोगों ने फिक्सचर वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फिक्सचर वाली वीडियो को देख सकते हो। और इन केस अगर कोई भी पॉइंट रह जाता हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, या उसके ऊपर भी हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्लस एक सीबीएसई फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम कितनी है आप लोगों की, 19 है। तो वो कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने कंडक्ट कराए, कौन सी टीम विनर रही है क्या है, तो वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैचेस विल बी कंडक्टेड इन दिस नेशनल कॉम्पिटिशन। क्यों सा अगर आप लोग काउंट करने जाओगे तो काउंट करने में टाइम लगेगा। आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का नंबर ऑफ मैचेस निकालने का नॉकआउट के अंदर, वो क्या होता है n-1। तो नंबर ऑफ टीम है आप लोग की 19-1, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 18। तो इसका आंसर कितना है 18। तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला पुट करना, आंसर लिख देना।
सेकंड क्वेश्चन इज द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन आल्सो बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, जो फोर्थ राउंड है। दो फोर्थ राउंड में नंबर ऑफ टीम कितनी है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टीम आप लोग 4, 1 2 3 और 4। और जब एक टूर्नामेंट के अंदर 4 नंबर ऑफ टीम आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीफाइनल बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर फोर्थ राउंड पूछा है कि बोला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसलिए जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पर सेमीफाइनल, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमीफाइनल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात चलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाइस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन बाइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस नंबर ऑफ टीम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2n कितनी करेंगे हम लोग, 2 5 माइनस 19, तो 32 माइनस 19, तो नंबर ऑफ बाई कितनी आएंगे, 13। वैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, ये मैंने आप लोगों को बाई निकाल कर भी दिखा दिया। अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर तो 13 बाई इन्होंने पुट करी हुई है, ठीक है ना, इनको काउंट कर लेना, तो 13 बाईस इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से लिख देता हूँ, 2n माइनस नंबर ऑफ टीम, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन मतलब इसका फोर्थ पार्ट है, एज शोन इन दिस पिक्चर इफ द विनर टीम प्लेस लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम इज द विनर। इसमें पूछा गया है कि बोला इस टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई भी टीम विनर है तो वो कौन सी टीम है जिसने सबसे कम मैचेस खेले हैं। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 18 को क्या दिखाया हुआ है, इन्होंने विनर दिखाया हुआ है, और 18 को क्या मिली हुई है, बाई मिली हुई है। तो सिंपल सी बात है, पहले राउंड में उसने मैच तो खेला ही नहीं है, और क्या हो गया, तो वो विनर भी रही है। तो इसलिए कौन सी टीम आएगी इसके अंदर, 18 आएगी। तो इसलिए बिना सोचे समझे इसका जो आंसर आप लोग लिखोगे किसका, फोर्थ पार्ट का, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 18, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों की क्लियर होगी, इसका आंसर है। अब इसका और पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वो है हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन थर्ड राउंड इन दी नॉकआउट टूर्नामेंट। थर्ड राउंड के अंदर, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। फिर बता रहा हूँ बार बार, एक क्वेश्चन जो मैंने आपके मतलब एमसीक्यू वाले पोर्शन में डाला था, ऐसा ही क्वेश्चन डाला था, तो उसके अंदर बार बार बच्चे पूछे, बोला सर उसका आंसर 4 क्यों आया है, उसका रीजन बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। किसके अंदर पूछा, थर्ड राउंड के अंदर पूछा है, तो थर्ड राउंड कौन सा है आप लोगों का, ये है। इसके अंदर क्या पूछे हैं, नंबर ऑफ टीम्स पूछे हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, दोबारा से चलते हैं हम लोग, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम अलग थी, इसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स जो आएंगी वो अलग आएंगी। देखो हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन थर्ड राउंड इन नॉकआउट टूर्नामेंट, थर्ड राउंड के अंदर कितने मैचेस खेलेंगे हम लोग। देखो नंबर ऑफ टीम कितनी हमारे पास, 8 हैं, दो टीम ये हो गई, दो टीम ये, दो टीम ये, दो टीम ये, तो मैचेस कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो होंगे, 1 2 3 4। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आप लोगों का 4, ठीक है। तो अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट हो कि वैसे इसका आंसर 4 क्यों आया है, तो फिर कमेंट कर देना, फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि वैसे वॉइस में थोड़ी मतलब गले में खराबी है, और पिछले 4-5 दिनों से मैं सफ़र कर रहा हूँ, बट फिर भी टेंशन हो रही है आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर। मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेना तबीयत का मेरा। तो जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो हम लोग लाइव में भी जुड़ेंगे और आप लोगों के सारे डाउट लेकर हम लोग बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो मैंने आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 नॉकआउट वाला पोर्शन था, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं लीग वाला पोर्शन। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि लीग का एक फॉर्मेट लिया है मैंने, वो है आप लोगों का स्टेयरकेस। तो ये टेबल दी हुई है, इसी के बेसिस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। तो वो क्या क्या क्वेश्चन है जो इनके आप लोगों को आंसर देने, तो ध्यान से सुन लेना, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की वजह से, जिसके अंदर एन क्या नंबर ऑफ टीम है। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले भाई सब दो होते हैं, एक क्या होता है सिंगल लीग का फॉर्मूला होता है, और दूसरा क्या होता है डबल लीग का फॉर्मूला होता है। तो दोनों ही आप लोग लिख कर आना ताकि मार्क्स जो है वो आप लोगों के कट ना हो। तो सिंगल लीग का जो फॉर्मूला होगा वो है आप लोग का n-1/2, ये हो गया आप लोगों का सिंगल लीग का। और डबल लीग का जो फॉर्मूला है वो होता है n-1। तो ये आप लोगों का एक नंबर पूरा कवर हो गया। तो दोनों ही फॉर्मूले लिख कर आना, मतलब वहाँ पर स्पेशली मेंशन कर देना वाले सिंगल लीग है डबल लीग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप लोग का इन लीग टूर्नामेंट द विनर इज डिसाइडेड बाय। लीग टूर्नामेंट के अंदर विनर जो किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं वो होता है हमारा कौन सा, ब्रिटिश मेथड, ठीक है ना। क्यों बोला ब्रिटिश मेथड के बेसिस पर हम लोग लीग टूर्नामेंट के अंदर विनर टीम जो है डिसाइड करते हैं। आप कहोगे बोला ब्रिटिश मेथड पे क्यों कर रहे हैं, ब्रिटिश मेथड के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पॉइंट्स पॉसिबल, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये फॉर्मूला होता है किसका, आप लोगों का ब्रिटिश। और साथ के साथ एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जैसे अगर आप लोगों को याद हो, एक नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जैसे विनिंग टीम को कितने पॉइंट्स मिलते हैं 2, ड्रॉ वाले को 0 और लॉस वाले को कितने विनिंग टीम को मिलते हैं 2, ड्रॉ वाले को कितने मिलते हैं 1 और लॉस वाले को कितने मिलते हैं 0। तो इसी बेसिस पर हम लोग ब्रिटिश मेथड के अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इसलिए लीग टूर्नामेंट के अंदर ब्रिटिश मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। और अमेरिकन मेथड जो है वो नॉकआउट के अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट नॉकआउट के अंदर क्या होता है, एलिमिनेट होता है, जो भी टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। वो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, बट आप लोगों को लीग के अंदर ब्रिटिश याद रखना। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ब्रिटिश मेथड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड फॉलोड इन ड्राइंग द फिक्सचर इज, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या है, स्टेयरकेस मेथड इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, ए लीग टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड, लीग टूर्नामेंट को हम लोग 2 नाम से और जानते हैं, एक है आप लोगों का बर्जर और दूसरा क्या है आप लोगों का राउंड रॉबिन। ठीक है ना, तो दोनों में से आप लोग कोई सा भी नाम लिखाना, एक नंबर आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा। इसका एक पार्ट और दिया हुआ और करके, राइट दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ राउंड इन दिस मेथड, क्यों ऐसा इसका नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला पूछा है किसके अंदर, लीग के अंदर, वो भी स्पेशली स्टे केस का। फिर बता रहा हूँ, स्टे केस का नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला अलग है, साइक्लिक का अलग है, और आप लोगों का किसका, टेबलर का अलग है। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से मेरी फिक्सर वाली वीडियो देख लेना, वहाँ सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है n-1। तो कहने का मतलब है कि वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टीम कितनी आप लोगों की 12, तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे आप लोग 11। तो नंबर ऑफ राउंड आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। तो जो आप लोग का इसका और का आंसर है तो वो आप लोगों को क्या मिलेगा, इसका है n-1। उसको कैलकुलेट कर भी आ सकते हो आप लोग, 12-1, तो आंसर क्या हो गया 11। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब 2023 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो मैंने वहाँ से उठाकर ये रख दिया है आपके सामने एज इट इज़। यहाँ पर कुछ फिगर्स आप लोगों को दी गई हैं कि वैसे पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक, डीफ ओलंपिक की कुछ इमेजेस हैं, उसी के बेसिस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लोगो सोन इन पिक्चर रेफर्स टू स्पेशल ओलंपिक। क्यों से मतलब इसके अंदर जो है क्यों से जो स्पेशल ओलंपिक को प्रमोट, मतलब स्पेशल ओलंपिक का लोगो कौन सा है, यहाँ पर कौन सा मतलब इमेज जो है वो स्पेशल ओलंपिक को रेफ़र कर रही है, तो वो है आप लोगों का सी। ठीक है ना, तो ये किसका वो है सिंबल, वो है आप लोगों का स्पेशल ओलंपिक का। तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का सी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वो आज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक के फाउंडर। यार ये तो बहुत ही सिंपल से में पता है, मेरी वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया। इसका आंसर क्या आएगा, यूनिस कैनेडी सीरीवर। ठीक है ना, तो लिख लेना इसका आंसर। जो सिस्टर किसकी थी, जॉन एफ कै ठीक है ना, कैनेडी सीरीवर की। ठीक है ना, तो ये सिस्टर थी जो उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो एक नंबर में इसको भी लिख लेना। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, यूनिस कैनेडी सीरीवर है, तो सेकंड वाले का। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो है आप लोग अकॉर्डिंग टू फिगर बी, ये वाली फिगर कि बोला ओके गुड ग्रेट जो है वो किसको ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाले सिग्नल पे। तो ये जो है वो है आप लोग का किसका, डीफ ओलंपिक। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डीफ ओलंपिक्स, या इसको आप लोग लिख सकते हो डीफ ओलंपिक्स। तो कुछ भी लिख देना, आप लोगों को नंबर मिलेंगे, दोनों को ही हम लोग एक ही मतलब दोनों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट है, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इन रोम 1960, जो आप लोगों के फर्स्ट पैरालंपिक हुए थे रोम के अंदर, तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बोला ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठा नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 23। मोटो ऑफ पैरालंपिक, भाई साहब याद कर लेना, पैरालंपिक का मोटो, डीफ ओलंपिक का विज़न, ठीक है ना, या आप लोगों का उसका स्पेशल ओलंपिक के जो है एम क्या है। तो ये चीज़ याद रख लेना, एक एक नंबर में आप लोगों से केस बेस्ड स्टडी के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ पर पैरालंपिक की पूछें तो ये क्या होता है आप लोगों का स्पिरिट इन मोशन। तो इसको भी नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर कोई भी बच्चा जो है वो नोट्स से मतलब अभी तक भी वंचित है, जिसको नोट्स नहीं मिल पाए फिजिकल एजुकेशन का, पूरी साल आप लोगों ने पढ़ी नहीं है या आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, और साथ के साथ अगर आप लोगों को PYQ भी चाहिए हमारे फिजिकल एजुकेशन के, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तो वहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, और साथ के साथ आप लोगों को
प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQ भी मिल जाएंगे, जो मैंने टोटल एक ही फाइल में मर्ज कर दिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना और साथ के साथ दबा कर शेयर करना, ताकि हर बच्चे को नोट्स और PYQ मिल सकें और साथ के साथ उनके भी मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ सकें। तो चलिए, ये हो गया थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों के लिए, जिसको जो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी मोटिवेट होती है। आप लोगों का लाइक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोला से एक ख़राब गले की वजह से भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो आप लोगों का कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट चाहिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप लोगों का क्या है, ये भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 से है। एक पैराग्राफ दिया गया है, एक आप लोग इमेज देख रहे हैं, किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों से क्या पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो आप लोगों को इसके आंसर्स देने। तो पैराग्राफ आप लोग आराम से पढ़ लेना, इमेज समझ लो, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए। क्या क्या क्वेश्चंस है, तो उसकी तरफ हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग का, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स आर दी बेनिफिट विच आर पार्ट ऑफ ग्रोस मोटर फाइन मोटर डेवलपमेंट्स किसके होते हैं। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की तरफ चले आओ, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना, किसके होते हैं, वो होते हैं आप लोगों के फिजिकल के, ठीक है ना। अगर ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पढ़नी है तो ये भी आप लोगों को साइकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों को पता होगा। प्लस फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फिजिकल बेनिफिट्स। तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, ग्रेडेड एक्टिविटीज़ आर एज स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स टू जो भी आप लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराओगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या डिफरेंट एबल पर्सनस को, तो वो किस तरीके की होनी चाहिए, वो बहुत ही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स हम लोग उनको एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे परफॉर्म कराएंगे। कोई थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों का, डैश फॉर ही एक्टिविटीज शुड डिस्टर्बेंस फ्री। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हैं आप लोगों की स्पेस, ताकि वहाँ पर स्पेस हो, ताकि उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नॉइस शीट जो है वो फील ना हो डिसेबल पर्सनस को, तो वो भी हम लोग को थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, वो है आप लोगों का दी एक्टिविटीज डेट इंक्लूड, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रनिंग, जंपिंग, होपिंग, गैलोपिंग, रोलिंग, डॉजिंग, जंप, स्लाइड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई साहब, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में चले आओ, उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटर एक्टिविटीज़। देखो ध्यान से सुन लेना, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, आंसर किसका पूछ रहे हैं, लास्ट वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का। तो कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा रिलेट करनी पड़ेंगी, वो आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो आप लोगों का लोकोमोटर एक्टिविटीज़, ठीक है ना, दोबारा से मैंने आप लोगों को बता दिया, तो लिख लेना, नोट कर लेना। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन का पैराग्राफ बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इमेज ऐड कर दी है, वहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चंस रख दिए। पैराग्राफ यहाँ पर सेम है, यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चंस रख दिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। वहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर जो है वो आप लोगों के कैसे MCQ वाले क्वेश्चन है, तो थोड़े से आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, तो थोड़े से उस चीज़ को आप लोग समझें। और फिर बोल रहा हूँ वीडियो को भाई साहब, जितने भी आप लोग मेरे बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, लाइक भी करें, और साथ के साथ वीडियो को क्या करें, शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप लोग पैराग्राफ पढ़ चुके हो, ठीक है ना, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कौन सी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, तो वो कौन सी है। याद देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि साहब हम लोग जब भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो डिप्रेशन इंक्रीज नहीं होता है, डिप्रेशन क्या होता है भाई साहब, डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेंगे तो फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, सोशल बेनिफिट्स होते हैं, तो वहाँ पर डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी आएगा, इनकेस इन डिप्रेशन, तो इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे तक चलते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। नेम ऑफ द मॉडल विच रेफर्स टू ब्रिंगिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड स्टूडेंट्स ऑफ, मतलब कौन सा मॉडल है, प्लस जहाँ पर आप लोग एक ही रूफ के अंदर बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो कौन सा आप लोग का, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है वो आप लोग का डिसेबिलिटी मीन्स, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, पढ़ भी रहे हो, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है ना, ये इतना आंसर है। ये वाला जो आंसर है वो आप लोगों का ये बी का है, ये इलनेस जो है वो इसके अंदर आएगा, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो है वो डैश एक्सप्रेशन आर एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगनिंग विद सपोर्ट सच एज पिक्चर शेड्यूलर, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा, वो आएगा प्लस जो भी आप लोगों के एक्सप्रेशंस जो है वो एक्सप्लेन होते हैं, वो किसके बेसिस पे होते हैं, वो होते हैं आप लोगों के बिहेवियर के बेसिस पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिहेवियर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोग का चैप्टर नंबर 8,
चैप्टर नंबर 8 कौन सा आप लोगों का बायोमैकेनिक्स से लिया गया है। तो मैंने अपनी वन शॉट वाली वीडियो के अंदर भी और अपनी सिंगल वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करा, बोला केस बेस स्टडी वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 से भी पूछा जाता है 4 नंबर में। और पिछले 2-3 साल के पेपर उठाओगे आप लोग तो उसके अंदर भी केस बेस स्टडी 8th वाले यूनिट से आप लोगों से पूछी गई हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो। प्लस एक इमेज दी गई है, प्लस एक जिमनास्ट की प्लेयर जो है, ठीक है ना, तो वो डिफिकल्टी फेस कर रही है बैलेंसिंग बीम पर अपनी बॉडी का बैलेंस करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन उसके अंदर यूज़ करा गया। तो इक्विलिब्रियम आप लोगों को पता ही होगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा मैं वो सारी चीज़ें। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द नियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट द मोटर विल बी, क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर आएगा भाई साहब स्टेबिलिटी। क्योंकि जितना सेंटर ऑफ बेस पास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उतना क्या होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन दी, किसके ऊपर होती है, वो होती है पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, पोजीशन ऑफ बॉडी। तो ये भी आप लोग का इसका आंसर सेकंड हो गया। पोजीशन ऑफ बॉडी का आंसर मतलब पोजीशन ऑफ बॉडी जो किसका आंसर हो गया, सेकंड का हो गया। थर्ड जो है वो है आप लोग का द सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्टिंग, क्या होती है बोले जो भी आप लोग की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेज जितनी भी लग रही हैं उसका सम क्या होता है, जीरो होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से पूछ रहा था वो मैंने अपनी वीडियोस में भी एक्सप्लेन कराया। प्लस जहाँ पर भी नंबर ऑफ फोर्सेस का जो भी मतलब जितनी भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनका जो सम बैठेगा वो जीरो बैठेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फोर्थ पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट ऑफ वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, वेट आएगा। और लास्ट है व्हेन सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ द मूव टू जीरो देन द बॉडी इज सेट टू बी इन, आंसर बताने की जरूरत है, फिर बताऊँ फिर एक्सप्लेन करूँ, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बता चुका हूँ। जब भी फोर्सेस का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। यहाँ पर सम पूछा है क्या आएगा, जीरो, और यहाँ पर डेफिनेशन पूछ लिया तो इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर है इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं 7th वाले क्वेश्चन से। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं 8th वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो 8th वाला क्वेश्चन भी मैंने बायोमैकेनिक्स वाले चैप्टर से उठा कर रख दिया है आपके सामने। तो जल्दी से पैराग्राफ क्या है कि बोले से टीचर कुछ जो है वो बेस्ट एफर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के कंपटीशन गेम्स के लिए। तो उन लोगों को बायोमैकेनिक्स या न्यूटन्स के लॉ समझा रहे हैं, तो किस तरीके के न्यूटन्स के लॉ अप्लाई होते हैं गेम्स के अंदर, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मोर फोर्स वन एक्सर्ट ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर बॉल बाउंस इनटू द एयर विच लॉ इज द स्टेटमेंट बीइंग रेफर टू, जितनी आप किसी भी बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे बाउंस के लिए उतनी उतनी ऊंची जाएगी। तो कौन सा है, उसको बोलते हैं हम लोग एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो क्या हो गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ हो गया कि मतलब जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही क्या होगा, वो बाउंस आपकी तरफ ग्रेविटी पर अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ पर आप लोग का क्या होगा, अप्लाई होगा। तो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है आप लोग का अमंग द गिवन पिक्चर न्यूटन थर्ड लॉ इज डिपिक्टेड इन, कौन सी फिगर के अंदर है न्यूटन का थर्ड लॉ। याद देखो मेरे हिसाब से तो दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है, प्लस इसके अंदर भी न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है। प्लस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉल भी जो है वो आपकी तरफ फोर्स जो है वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, सेम आपका क्रिकेट के अंदर भी है। तो इसके अंदर जो ऐसा आप लोग मतलब वो देख पा रहे हो, इसका आंसर जो है वो आप लोग का सी बोथ। तो दोनों के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तीसरा जो है वो आप लोग का द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट, किसके इनवर्सली होता है, वो होता है भाई साहब मास के, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, मास। जैसा आप लोग पढ़े हो साइंस वालों को पता होगा F इक्वल्स टू एम ए, तो ये आप लोगों को हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, मास आ गया। फोर्थ है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड, फिर बता रहा हूँ बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम लोग फोर्स की स्टडी कर रहे हैं और क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बायोमैकेनिक्स बोल हो गया। और का ऑप्शन और दे देते हैं जल्दी से, क्या है, ए हाई जंपर कैन जंप हाई ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजिट हिज, और फिर वही वाली बात है जंप की बात आ रही है, जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतनी फोर्स नीचे की तरफ भी प्रोड्यूस हो रही है। तो कौन सा वो लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो भी आप लोग के कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, 9th वाला पार्ट। ये कौन सा चैप्टर है, ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। क्या है आप लोगों का, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो देखो 2 साल के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें जो है
पिछली साल आप लोगों से इस वाले चैप्टर में से केस बेस्ड स्टडी बन गई। वैसे मोस्टली जो है वो आप लोगों से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख दिया है। मैंने मोस्टली जो है हर चैप्टर में से रखे हैं, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस वाले चैप्टर में से रखें जो मोस्टली आप लोगों से केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो है पिछले साल आप लोगों से पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन, तो उस तरीके का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो है आप लोगों का, स्प्रेन इज एन इंजरी कॉज टू, क्यों से किसके अंदर होती है स्प्रेन जो है वो आप लोगों की लेगामेंट के अंदर होती है। स्प्रेन होती है लेगामेंट के अंदर, और स्ट्रेन इंजरी जो है वो किसके अंदर होती है, मसल के अंदर। तो दोनों ही पॉइंट मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं, तो अपने दिमाग के अंदर बैठा लो इस चीज़ को, ठीक है। तो सेकंड है द लेटर सी इन प्राइज स्टैंड्स फॉर प्राइज, ठीक है ना। तो सी जो है वो क्या एम पे, मतलब कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, सी की मतलब प्राइजर जो है उसकी फुल फॉर्म जो है वो है आप लोगों की क्या है, कंप्रेशन, ठीक है ना। प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन और रेस्ट, ठीक है ना। तो इसको जो इसका आंसर है वो क्या आएगा आप लोग का, कंप्रेशन। द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर बोन इंजरी, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई बोन इंजरी हो जाती है तो कौन सा टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं, वो होता है आप लोग का एक्सरे। तभी आप लोगों को पता चलेगा बोला चाहे बोन फ्रैक्चर हुई है या स्ट्रेन हुआ है, स्प्रेन हुआ है, वो एक्सरे के बाद ही हम लोग को पता चलता है। तो नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ पार्ट, द चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू एक्सरसाइजेज आर, क्या होगा, क्यों ऐसे केमिकल कंपोजिशन चेंज होते हैं ब्लड के अंदर, वो किसकी वजह से, एक्सरसाइज में जब क्या हो जाती है आरबीसी, मतलब एक्सरसाइज की वजह से आरबीसी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, आरबीसी। सिंपल फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज, सिंपल फ्रैक्चर को हम लोग गिरेनिस्टिक फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है, गिरेनिस्टिक। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। 10th क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ लो जल्दी से। क्या है, राघव जो है 45 ईयर का है, ठीक है ना, डॉक्टर की तरफ गया है, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता है, डाइट मतलब डाइट की हैबिट है उसको, और साथ के साथ उसी से रिलेटेड उसने क्वेश्चंस पूछे कि कुछ लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्टली कॉमनली सीन चेंजेस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइजेज इज, क्या होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो है आप लोगों का हाई बीपी, की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा आप लोगों का, हाई होगा। सेकंड जो है इसका वो है ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज, जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्सरसाइज करने से हमेशा ब्लड की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। तो इसलिए इनको दिमाग में बैठा कर चलना, ये चीज़ आप लोगों से डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ क्लियर करते हुए चलना। द चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड ड्यू टू एक्सरसाइज आर, केमिकल कंपोजिशन ब्लड के अंदर चेंजेस होंगी, ठीक है ना। क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, आरबीसी इंक्रीज होगी, बिल्कुल। जब आरबीसी इंक्रीज हो रही है तो प्लाज्मा भी इंक्रीज होगा, प्लेटलेट्स भी इंक्रीज होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो सोच समझ कर ही आंसर टिक करना, बिना देखे मत कर देना, कभी जल्दबाजी में कुछ और ऑप्शन कराओ। तो इसका आंसर क्या, ऑल ऑफ दी अबव। फोर्थ, दिस रेफर्स टू हाईएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइजेस, क्या आंसर है, हाईएस्ट रेट ऑक्सीजन का, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है भाई साहब, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो VO2 बोलते हैं उसको, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं, और का भी पार्ट ले लेते हैं। विद रेगुलर एक्सरसाइज द टाइडल वॉल्यूम एंड विटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लगातार एक्सरसाइज करने से लंग्स की जो मतलब टाइडल वॉल्यूम और विटल कैपेसिटी है वो क्या होगी सर, इंक्रीज ही होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक करके आओगे, इंक्रीज करके आओगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं 11th वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 11th वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 योगा एज लाइफ स्टाइल डिसीज से लिया है। तो इसके अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन जो है केस बेस्ड स्टडी का रख दिया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इन केस अगर योगा वाले पोर्शन से आप लोगों से केस बेस्ड स्टडी पूछी जाती है तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग एक फिगर देख रहे हो, तो फिगर से रिलेटेड यहाँ पर मतलब डिसीज बताई हुई हैं, कुछ उनके आसन्स बताए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला जो पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पाइन आसन्स आर क्लासिफाइड एज फॉरवर्ड, बेंडिंग है, बैकवर्ड है, ट्विस्टिंग पोस्चर है, साइड बेंडिंग है, बैलेंस है, और टॉप सीट टर्व पोस्चर है। तो कथित चक्रासना कैन बी क्लासिफाइड एज, कथित चक्रासना जो है किसके बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, उसको हम लोग करेंगे ट्विस्टिंग पोस्चर पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, ट्विस्टिंग पोस्चर, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट है, डायबिटीज़ इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द मतलब मेल फंक्शनिंग ऑफ, किसके बेसिस पर, ये आएगा आप लोगों का पैनक्रियाटिक, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक ग्लैंड की वजह से जो है वो आप लोगों की डायबिटीज़ जो है डायबिटीज़ डिसीज जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पार्ट जो है, इज़ आल्सो नोन एज कोबलर पोस्चर है, कौन सा मतलब कौन सा आसन है, मतलब जिसको हम लोग कोबलर पोस्चर भी बोलते हैं, वो होता है आप लोग का भद्रासना,
ठीक है ना। तो इसका आंसर भद्रासना लिख दो। नेक्स्ट है आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ। आर्थराइटिस मतलब जो है वो इन्फ्लेमेशन किसके अंदर होता है, वो होता है आप लोगों का जॉइंट्स के अंदर। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, बोला सा ये हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, बैक पेन के अंदर पढ़ा था। बैक पेन के कुछ पार्ट बताए हुए थे, आर्थराइटिस, ठीक है ना। बैक पेन, पेन से लिख दिया मैंने, तो ये क्या आएगा बैक पेन। तो उसी में कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका, जॉइंट्स आएगा, तो जॉइंट्स लिख देना, ठीक है। इसका और करके भी पूछा, अकॉर्डिंग टू बीएमआई नॉर्म्स एंड इंडिविजुअल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी। ऐसा ओबेसिटी वाला कौन सा है, ओबेसिटी या ओबेसिटी से ऊपर जो लेवल आता है वो किसको ऊपर होता है, वो होता है आप लोगों का 25 से अबव, ठीक है ना, अबव 25। और नॉर्मल कितना होता है 18.5 से 24.9, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, और 25 से अबव अबव जो है वो किसके ऊपर होगा, ओबेसिटी। साथ के साथ आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ कि वैसे भाई वीडियो को शेयर भी करो। जितना आप लोग वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हम लोगों को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का एक लाइक और शेयर हम लोगों को मोटिवेशन देता है। इस खराब गले से भी आप लोगों के मैं वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वैसे हम लोग को मोटिवेट करते रहें टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से मैंने लिया है यहाँ पर। तो ये क्या है, फिर एक इमेज दी हुई गई है। तो ये जो है वो आप लोगों का किसी बेसिस पर है, यहाँ पर आप लोगों का एग्रेशन वाला पोर्शन दिया गया है, ठीक है ना। एग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। इन 2006 वर्ल्ड कप एक मतलब मैच हुआ था, ठीक है ना, जिसके अंदर आप लोगों की इटालियन एथलीट था मार्को मैड्रिज, ठीक है ना, गेम के बीच में। तो उसने दूसरे के साथ जो है वो हेड जो है मतलब अपना सिर जो है वो लगा दिया था कुछ, जिसकी वजह से, और साथ के साथ मतलब जंप करते हुए, ठीक है ना। तो वो कुछ थोड़ा सा क्या हो गया था कि बोला सा एग्रेशन कन्वर्ट हो गया था। तो इस तरीके का जो एग्जांपल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टाइल। अब कहोगे बोले से इसको हॉस्टाइल क्यों बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो बोला तो हॉस्टाइल एग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। हॉस्टाइल के अंदर हमारा एम क्या होता है, अपने मतलब हमारा मेन टारगेट क्या होता है एग्रेशन का, अपने एम को अचीव करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एम है वो क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल पे अपना हेड अप्लाई करना, ताकि अपने पार्टनर को हम लोग बॉल क्या कर सके, कैरी करा सके। तो जिसकी वजह से उसका हेड जो है दूसरे वाले अपोनेंट की चेस्ट पर लग गया, उसके सिर में लग गया। तो ये कहीं ना कहीं ये किस तरीके का एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ये है आप लोग का हॉस्टाइल एग्रेशन, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर रिसीविंग कॉलेज स्कॉलरशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो एग्रेशन के साथ साथ मोटिवेशन की भी बात हो रही है, ध्यान से सुनना, एग्रेशन के साथ साथ मोटिवेशन की भी बात हो रही है। तो अगर आप लोग कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए कोई सी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो वो कौन सा टाइप का मोटिवेशन होगा, वो सिंपल सा एक ही टाइप है, वो है आप लोगों का एक्सटेंसिव। मतलब क्यों, क्योंकि बाहर से आप लोगों को क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं। नेक्स्ट है इज अ बिहेवियर डायरेक्टेड एट द टारगेट एज मीन्स टू एन एंड, इट इज़ एन परस्यूट ऑफ अ गोल एंड इज़ नॉट नॉर्मली एसोसिएट विद एंगर। कौन सा है, मतलब जहाँ पर हमारा मतलब मेन टारगेट क्या बोला, सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल जहाँ पर हमारा मेन टारगेट है सामने वाले को इंजर्ड करना, डैमेज पहुँचाना, ठीक है ना, तो इंस्ट्रूमेंटल के अंदर वो हमारा अप्लाई होता है। फोर्थ है एन एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट बिकॉज ऑफ लव ऑफ द स्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या है, अगर आप लोगों को गेम से प्यार है, तो जब गेम से प्यार है तो आप लोगों को एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन आएगा, आप लोगों को डेली गेम खेलने का मन करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंट्रेंसिक, ठीक है ना। इसी के साथ ये वाला जो केस बेस्ड स्टडी है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है आप लोगों का 13। ये मैंने आप लोगों का लिया चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स है। तो जैसा आप लोग फिगर देख पा रहे हो, आज सीनियर सिटीजन टेस्ट की मतलब एक्टिविटीज़ की फिगर जो है यहाँ पर दी गई है सीनियर सिटीजन की। तो एक्टिविटीज़ आप लोग देख पा रहे हो, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 वाले उसके अंदर पूछिए, पिक्चर 3 कौन सी है, आप लोग ही ये है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, पिक्चर 3 का जो नाम है वो है आप लोगों का, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। और साथ के साथ अगर आप लोगों से पर्पस पूछने लगे, पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, तो दोनों ही आंसर आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर जो है वो क्या है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चलो इसी के साथ सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। टेस्ट असेसेस लोअर बॉडी स्ट्रेंथ।
कौन सा टेस्ट है जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मतलब चेक करने के लिए हम लोग असिस्ट करते हैं, तो वो होता है आप लोगों का कौन सा, चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग परफॉर्म कराते हैं। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। टेस्ट असेस अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट है, वो है आप लोगों का बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। द डिस्टेंस ऑफ द कोन फ्रॉम द चेयर इन द टेस्ट जोन इन पिक्चर 5, पिक्चर 5 को देखते हैं जल्दी से। पिक्चर 5 क्या है, ये आप लोगों की सीनियर सिटीजन की एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो क्या है एक्टिविटी का नाम बता दूं, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है एक्टिविटी का नाम। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है आप लोगों का, तो जल्दी से लिख देते हैं क्या होता है 8 फीट, बात समझिए ना। तो 8 फीट इसका आंसर लिख दो। दी वेट ऑफ द डम्बल यूज बाय द लेडी इन पिक्चर 2, पिक्चर 2 देखो जल्दी से। पिक्चर 2 क्या है, यहाँ पर डम्बल यूज़ कर रही है एक लेडी, तो यहाँ पर मतलब इसका वेट कितना हो सकता है, तो वेट जो है वो आप लोगों को पता है कि वुमेंस के अंदर जो होता है वो कितना होता है 5 पाउंड, तो इसका आंसर जो है वो 5 पाउंड है। और मेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं नंबर, मतलब वेट डंबल का वो होता है आप लोगों का 8 पाउंड, तो आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा 5 पाउंड, क्योंकि यहाँ पर फीमेल बैठी हुई है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो आप लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक मतलब इमेज दी गई है, और जो इमेज आप लोग देख रहे हो ये सर्किट ट्रेनिंग की इमेज है, ठीक है ना। ये क्या है आप लोगों की सर्किट ट्रेनिंग की इमेज है। तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ना आपके स्कूल के अंदर, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है विवेक है, तो वो आज सर्किट ट्रेनिंग स्टेज मतलब प्रोग्राम परफॉर्म करा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। तो चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। सर्किट ट्रेनिंग इज एन एक्सरसाइज मेथड इन विच वन परफॉर्म्स अराउंड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज इन अ रो, ठीक है ना। देखो जैसा मैंने अपनी नोट्स के अंदर बताया, उसके अंदर वैसे मेनली 10 to 12 एक्सरसाइजेज परफॉर्म होती हैं, ठीक है ना, एक टाइम में। बट अगर आप लोग फिगर के हिसाब से आ रहे हो तो यहाँ पर कितनी है 6 to 8 है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके हिसाब से 6 to 8 लिख कर आ सकते हो। वैसे 10 to 12 भी लिखोगे तो भी आप लोगों को नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके इसके हिसाब से 6 to 8 लिख देता हूँ, ठीक है। और करके भी लिख देते हैं 10 to 12। चलो सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वन कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज वन मस्ट डैश फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कोच बिफोर परफॉर्मिंग दिस सर्किट अगेन। अगर आप लोग दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, जरूरी है रेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा रेस्ट। थर्ड है टिपिकली a circuit contains dash exercises so that one can work on improving one's overall fitness level। तो क्या ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि उनका क्या हो सके इम्प्रूवमेंट होता ही रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंच स्टेप अप इज एन एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग, किसके लिए बेंच मतलब स्टेप अप अप और डाउन, बेंच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं वो किसके लिए, आप लोगों की लेग मसल्स की, लेग की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग बेंच स्टेप अप करते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का सिटअप्स इज एन एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग, किसके लिए सिटअप्स जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग सिटअप्स परफॉर्म करते हैं। तो चलो इसी के साथ चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 15th क्वेश्चन, ये मैंने भी आप लोगों का सेकंड यूनिट से लिया है, चिल्ड्रन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स से, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को याद हो कि वैसे उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ दी है, तो ये आप लोग एक इमेज देख रहे हो कि वैसे इमेज के अंदर तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीन पिक्चर्स दी हुई गई हैं। तो कौन कौन सी इसके अंदर मतलब इमेजेस हैं, तो वो आप लोगों को क्लियर करनी है। तो मैं पहले थोड़ी सी आप लोगों के लिए मैं क्या कर देता हूँ शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ। पहली जो है वो आप लोगों की सिंपल है, ये कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। अभी बाकी जो है वो डिफ्रेंशिएट करी है कि बोला से ये क्या आप लोगों की नौगनी है, ठीक है ना, ये है आप लोगों की नौगनी, और ये क्या है आप लोगों की बोलेक्स है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटी सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज, जो आप लोग लेफ्ट की तरफ देख रहे हो ये वाली डिफॉर्मिटी, ठीक है ना, तो इसमें ये किसकी कमी की वजह से होती है। तो इसके अंदर अगर आप लोग आंसर्स देखोगे क्या क्या है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, और साथ के साथ बोथ बी एंड सी भी दिया है। तो कहने का मतलब है कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से ये डिफॉर्मिटी बोलेक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा बोथ बी एंड सी। वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फिट कैन बी रेमेडी फॉर, कि वैसे जो आप लोग अंदर की तरफ पैर को बेंड करके चलते हो, तो वो किसकी रेमेडी है, वो है आप लोग की बोलेक्स की, जो मैंने अपने नोट्स के अंदर भी दिया है। नोट्स से मुझे याद आया कि वैसे अगर कोई भी बच्चा नोट्स से वंचित है, उसको नोट्स नहीं मिले हैं, तो उसको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, और साथ के साथ नोट्स के साथ साथ आप लोगों को लास्ट 10 ईयर्स के PYQ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। क्योंकि टॉपर्स और नॉर्मल बच्चे में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। टॉपर्स 95 प्लस स्कोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो PYQ करते हैं, और नॉर्मल बच्चे जो PYQ करते नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग ना रहें 95 प्लस स्कोर करने से वंचित, तो इसलिए आप लोग क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर
आप लोग बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी अदर चीज़ें, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जल्दी से, वो है आप लोग द पर्सन इन द मिडल इज सफरिंग विद। क्लोज जो आप लोग बीच में देख रहे हो, बीच में जो पर्सन है वो क्या है, नॉग्नी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप लोग इसका बिना सोचे समझे आंसर दे दो, मैंने हिंट दे दिया है। तो वो क्या है आप लोगों का, नॉग्नी है। फोर्थ है हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्लियरिंग दिस डिफॉर्मिटी। कौन सी है, हॉर्स राइडिंग जो है वो आप लोग की नॉग्नी को क्या करती है, ठीक करती है, ठीक है। और लास्ट है वो है आप लोग का परफॉर्मिंग दिस आसन रेगुलरली कैन बी रेमेडी फॉर नॉग्नी। कौन सा है, नॉग्नी को हॉर्स राइडिंग भी ठीक करता है, साथ के साथ क्या है आप लोग का पद्मासना भी जो है वो आप लोग की नॉग्नी को ठीक करता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है वो आप लोगों का केस बेस स्टडी वाला पोर्शन जो है खत्म होता है। तो 12 नंबर मैंने यहाँ पर आप लोगों के कवर कराने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है ना। तो जैसा आप लोग बार बार मुझसे कहते बोला सर केस बेस स्टडी वाली वीडियो लाइए, तो ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया है। गला खराब होने की वजह से ही मैंने रिकॉर्ड करी है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कहते बोला सर आपकी फ़ीस क्या है, फीस कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोग से क्या चाहिए, वीडियो पर लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सीताराम।